नमस्कार मित्रों। संचार सिद्धांत के विभिन्न आयामों पर शुरू की गई वीडियो लेक्चर की इस श्रृंखला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कड़ी में हमने शामिल किया है संचार के उस पहलू को जिन्हें हम संचार के मॉडल कहते हैं। आज जिन मॉडल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे उनमें SMR, SMCR और एरिस्टोटल के मॉडल शामिल हैं। मॉडल को हम संचार में प्रतिरूप या प्रारूप भी कहते हैं। तो इन तीनों प्रारूपों पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से एक एक करके। तो आइए शुरू करते हैं SMR मॉडल से। SMR मॉडल, सेंडर, मैसेज, रिसीवर। हिंदी में हम इन्हें कहेंगे प्रेषक, संदेश और प्रापक। तो इस मॉडल या प्रारूप या प्रतिरूप में संचार जैसी जटिल प्रक्रिया का बहुत ही सरल प्रस्तुतिकरण किया गया है। यह संचार का बिल्कुल प्रारंभिक या बुनियादी या जिसे हम कहें बेसिक मॉडल है। इस मॉडल में संचार की प्रक्रिया में मात्र 3 ही तत्व दिखाए गए हैं। ये हैं प्रेषक, संदेश और प्रापक। प्रेषक संदेश को प्रापक तक भेज देता है और प्रापक जैसे ही संदेश को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, संचार की प्रक्रिया इस प्रारूप, इस प्रतिरूप के अनुसार पूर्ण हो जाती है। यह संचार के बाकी पहलुओं की बातें नहीं करता। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं इस मॉडल की कुछ और विशेषताओं के बारे में। SMR मॉडल की विशेषताओं की चर्चा विवेचना करने पर हम पाते हैं कि यह एक लीनियर मॉडल है, रेखीय प्रारूप है, तो संचार की प्रक्रिया को एक सीधी रेखा के तौर पे दिखाता है। इसमें किसी भी माध्यम का अभाव है, यानी कि इसमें किसी भी माध्यम को दिखाया ही नहीं गया है, उसका जिक्र ही नहीं है। इसलिए इसे केवल हम आमने सामने के मौखिक संचार के ऊपर लागू कर सकते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र संदेश दे रहा हो और वो संदेश भी उसकी भी एक खास विशेषता होनी चाहिए, उसकी भी एक खास नेचर होनी चाहिए, स्वभाव होना चाहिए संदेश का। जैसे कि इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे रहा है और उसके बाद काम, संचार का जो कार्य है वो पूरा हो जाता है। इसमें प्रापक की भूमिका प्राय निष्क्रिय है। प्रापक का इसमें कोई रोल डिफाइन नहीं किया गया है, उसके बारे में कुछ बहुत बताया भी नहीं गया है और इस प्रारूप का क्षेत्र बहुत सीमित है। बहुत कम संदर्भों में, बहुत कम स्थितियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन स्थितियों के ऊपर इनको लागू किया जा सकता है। अगर हम बात करें SMR मॉडल की एडवांटेजेस क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो हम पाते हैं कि इसके एडवांटेजेस या लाभ इस तरह हैं। यह एक बहुत सरल प्रस्तुतिकरण है। संचार की प्रक्रिया जो कि अपने आप में काफी जटिल प्रक्रिया है, उसका इससे अधिक सरल प्रस्तुतिकरण शायद नहीं संभव है। तो इसकी पहली खूबी भी यही है कि यह संचार की प्रक्रिया को बहुत सरल रूप से प्रस्तुत करता है। इसको देखने से हमें संचार की प्रक्रिया को समझना आसान लगता है। आमने सामने के संचार के ऊपर ये पूर्णतः लागू होता है, कुछ एक संदर्भों में, विशेष स्थितियों में, विशेष तौर पे। यह ऊपर से नीचे, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच भी कहते हैं, उस प्रक्रिया का विवरण करता है, जिसमें एक व्यक्ति जो हायर अथॉरिटी की पावर में है, पावरफुल पोजीशन में है, और वो अपने मातहत निम्न स्तरीय व्यक्ति के साथ संचाररत है और वो संचार में सिर्फ उसे सुनना नहीं चाहता, मात्र उसको कोई निर्देश देना चाहता है और संचार की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। यह छोटे संदेशों और निर्देश वगैरह के ऊपर लागू किया जा सकता है। अगर हम बात करें इसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, तो यह संचार को एक तरफा प्रक्रिया के तौर पे दिखाता है। इसमें कोई दूसरी तरफ से यानी कि प्रापक की प्रतिभागिता मिनिमम है, बहुत कम है, न्यूनतम है। यह संचार को एक कार्य की तरह से देखता है, ना कि प्रक्रिया की तरफ से।
यानी कि it depicts communication as an act and not as a process. इसमें माध्यमिक संचार का वर्णन नहीं है इस मॉडल में, यानी कि हम मीडियम या चैनल का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। तो माध्यमिक संचार के बारे में ये बिल्कुल खामोश है, उसके ऊपर लागू भी नहीं किया जा सकता। ये संचार की जो आउटकम है, जो उसके प्रभाव हैं, उसके बारे में भी यह कुछ नहीं बताता, खामोश है। यह संचार की प्रक्रिया के जो अवरोध हैं, जो संचार की प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं, उनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें नहीं देता। और ये संचार का अति सीमित उपयोग वाला प्रारूप है, प्रतिरूप है, जिसे हम जनसंचार, सार्वजनिक संचार या कोई भी और माध्यमिक मीडिएटेड कम्युनिकेशन पे हम जिन्हें लागू नहीं कर सकते। आज की इस चर्चा में शामिल दूसरा मॉडल है, दूसरा प्रारूप है SMCR मॉडल, यानी सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर, जिन्हें हम कहें स्रोत या प्रेषक, संदेश, माध्यम और प्रापक या प्राप्तकर्ता। ये मॉडल SMR मॉडल का ही एक विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। यह SMR मॉडल से सिर्फ इस मामले में अलग है, इतना ही भिन्न है कि इसमें माध्यम का प्रावधान है, इसमें माध्यम को दिखाया गया है। हालांकि यह भी संचार को एक रेखीय कार्य, एक रेखीय प्रक्रिया के तौर पे दिखाता है। तो ये लीनियर मॉडल है। इसमें प्रेषक या स्रोत हमारा जो है वो किसी माध्यम का प्रयोग करके संदेश को प्रापक तक पहुंचाता है, जो हमारे रिसीवर हैं, ऑडियंस हैं, उन तक पहुंचाता है, और प्रापक के संदेश ग्रहण करने पर यह प्रक्रिया इस मॉडल के, इस प्रारूप प्रतिरूप के अनुसार पूर्ण हो जाती है। यदि हम संचार के SMCR प्रतिरूप की विशेषताओं की चर्चा करें, इसकी विवेचना करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये एक लीनियर या रेखीय प्रारूप है, प्रतिरूपण है, जो संचार की प्रक्रिया को एक सीधी रेखा के रूप में दिखाता है। इसमें माध्यम का प्रावधान है, इसलिए यह सार्वजनिक संचार के ऊपर भी लागू हो सकता है, जनसंचार की प्रक्रिया के ऊपर भी हम इस प्रारूप प्रतिरूप को लागू कर सकते हैं। तो ये इसकी एक और एडवांटेज भी है, जो कि SMR मॉडल से इसको अलग करती है। इसमें प्रापक की भूमिका इसमें भी निष्क्रिय है, प्रापक को कोई अधिक महत्व दिया नहीं गया है, ना उसके फीडबैक को, यानी कि वो क्या सोचता समझता है, उसके बारे में भी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये भी, इसमें भी एक तरफा प्रक्रिया की तरह से ही संचार को प्रतिरूपित किया गया है। यह प्रापक तक संदेश पहुंचते ही संचार की प्रक्रिया इस प्रारूप, इस प्रतिरूप के अनुसार पूर्ण हो जाती है। अगर हम बात करें SMCR प्रतिरूप की उपयुक्तता एवं इसकी सीमाओं की, तो यह है, पहले हम इसकी उपयुक्तताओं के बारे में बात कर सकते हैं कि ये कहाँ पर इसको बढ़त है। यह संचार की जटिल प्रक्रिया का काफी सरल प्रस्तुतिकरण है। इस मॉडल को देखकर संचार की प्रक्रिया को समझना आसान है, हम आसानी से समझ सकते हैं। यह आमने सामने की संचार की प्रक्रिया को भी दिखाता है और माध्यमिक प्रक्रिया को भी दिखाता है। यह जो ऊपर से नीचे की तरफ संचार का प्रवाह है, उसके ऊपर ज्यादा जोर देता है, जिसको हम टॉप डाउन या वर्टिकल कम्युनिकेशन फ्लो कहते हैं। और हम इसको सभी तरह के संचार पर लागू कर सकते हैं। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें, तो संचार को ये एक तरफा प्रक्रिया के तौर पर दिखाता है। दूसरी इसकी सीमा यह है कि संचार को ये कार्य की तरह से प्रस्तुत करता है, ना कि एक प्रक्रिया के तौर पे। यह संचार के प्रभावों के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। संचार के जो अवरोध हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइस जिसको हम कहते हैं, ये उसके बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं है।
या प्रतिपुष्टि को जरूरी नहीं समझता। इसका प्रतिपुष्टि का इसमें कोई भूमिका नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है, और ये प्रापक को भी महत्व नहीं देता। तो इसलिए प्रापक का कुल भूमिका उसकी इतनी है कि वो संचार के संदेशों को प्राप्त कर सके। तो आइए अब हम चर्चा करें अरस्तु के संचार प्रतिरूप पर। अरस्तु, जिन्हें हम अरिस्टोटल के नाम से जानते हैं, एक यूनानी दार्शनिक थे। जितना आधुनिक पश्चिमी ज्ञान और दर्शन है, वो उसमें अरिस्टोटल का बहुत बड़ा अहम योगदान है। उन्हीं की बातों, उन्हीं के कार्यों के ऊपर आज पूरा का पूरा जो पश्चिमी अध्ययन है वो सारा टिका हुआ है। तो अरस्तु ने संचार का एक प्रारूप दिया था जो आज से करीब 2350 वर्ष पहले की घटना है। अरस्तु जिस कालखंड से संबंधित हैं वो है ईसा से 384 वर्ष से 322 वर्ष पहले के काल से वो संबंधित हैं, और यह संचार के सबसे पुराने प्रारूपों में से एक है। यह वर्टिकल यानी जो टॉप डाउन संचार का प्रवाह है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये उसको दिखाता है। यह भी SMR और SMCR मॉडल की तरह एक रेखीय प्रारूप है। यह प्रारूप संचार की उस स्थिति का वर्णन करता है जब कोई उच्च पद पर आसीन व्यक्ति किसी विशेष अवसर पर अपने श्रोताओं को, जो कि सामान्यतः उसके अधीन या निम्नस्थ हैं, निम्न स्थिति के व्यक्ति हैं, तो उनको प्रभावित करने के लिए वो एक भाषण देता है, वक्ता एक भाषण देता है। और अरस्तु के अनुसार प्रत्येक अवसर के लिए अच्छे वक्ता को अलग भाषण, अलग संदेश तैयार करना चाहिए। अरस्तु के संचार प्रतिरूपण को हम इस मॉडल के मदद से, इस आरेखण की मदद से समझ सकते हैं। ये एक विशेष अवसर के ऊपर लागू होता है जब एक वक्ता, एक स्पीकर एक भाषण देता है, यानी कि एक संदेश देता है अपने श्रोताओं को, और उन श्रोताओं के ऊपर उसका एक विशेष प्रभाव होता है। यह प्रभाव उस वक्ता को पहले से ज्ञात है कि वो किस तरह का प्रभाव चाहता है। तो ये अरस्तु का संचार सिद्धांत है। यह पूरे इस प्रक्रिया के दौरान एक संदर्भ है हमारे पास जिसे हम अवसर कहते हैं। तो यह अवसर विशेष के संदर्भ में हम इस सारी प्रक्रिया को समझ सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करें अब इस सिद्धांत की कुछ और विशेषताओं के बारे में। अरस्तु के संचार प्रारूप या प्रतिरूपण में 3 बहुत अहम कारक हैं जो अरस्तु ने बताए हैं कि वो संचार की प्रक्रिया को बेहद प्रभावित करते हैं। ये हैं ईथोस, पैथोस और लोगोस। ईथोस जो है वो वक्ता की चारित्रिक विशेषताओं से संबंधित है, यानी कि वक्ता, स्पीकर, सेंडर अपने श्रोताओं की नजर में कितना अधिक सम्मानित व्यक्ति है, कितना उनके ऊपर ट्रस्ट कमांड करता है, यानी वो उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं, और वो उसे कितना अच्छा इंसान, कितना बेहतर व्यक्ति मानते हैं। उसकी इंटीग्रिटी, उसकी ईमानदारी के ऊपर वो किस तरह से सोचते हैं। ये सारी चीजें, ये सारी बातें उस वक्ता की ईथोस का निर्माण करती हैं। तो अरस्तु के अनुसार स्रोत या वक्ता की छवि संचार की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा महत्व की है। इसलिए सार्वजनिक व्यक्ति तो जितने भी हम देखते हैं, विशेषकर राजनीतिक व्यक्ति अपनी छवि बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, और कुछ एक पॉलिटिशियंस, कुछ एक राजनीतिक व्यक्ति इसके लिए जो व्यावसायिक एजेंसियां हैं, जो प्रोफेशनल PR एजेंसियां हैं पब्लिक रिलेशंस की, उनके लिए इमेज बिल्डिंग कराने के लिए
हजारों करोड़ों रुपए भी उसके लिए खर्च करते हैं। तो यह अरस्तु के जो मॉडल है उसकी आज भी जो उपयोगिता है उसके बारे में हमें इससे पता चलता है कि वो कितना व्यवहारिक है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक जो संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करता है अरस्तु के अनुसार वो है पैथोस। पैथोस श्रोताओं के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों से संबंधित है जो वक्ता के संदेश के कारण उत्पन्न होते हैं। बहुत से वक्ता अपने श्रोताओं के मन मस्तिष्क को इस हद तक प्रभावित करते हैं कि उन प्रभावों को भौतिक रूप से भी देखा जा सकता है जो उनके व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध के समय कोई भी सेना नायक जो उस किसी बटालियन का किसी टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला जो लीडर है वो अपने सैनिकों को उस युद्ध से पहले संबोधित करता है और उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा बार वो ऐसा उसके विवरण हमें मिलते हैं और सैनिक इतने जोश से भर जाते हैं कि वो अपनी जान की बाजी भी लगाने को तैयार हो जाते हैं और इससे उनकी जो शारीरिक क्षमता है उसमें भी हम देख पाते हैं। ये भी बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं लोगों के अपने विवरण हैं उनसे पता चलता है कि लोगों की शारीरिक क्षमता भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। वो ऐसे कार्य भी कर जाते हैं जिन्हें वो सामान्य स्थितियों में कभी भी ना कर पाए, 4 लोग मिलकर भी ना कर पाए, ऐसे ऐसे कार्य भी एक एक व्यक्ति कर पाता है। तो यह संचार के माध्यम से व्यक्ति के मन मस्तिष्क उसकी भौतिकी और रासायनिक जो स्थिति है उसमें भी परिवर्तन करना संभव है। यह अरस्तु ने पाया उस समय जब हम मानते हैं कि चीजें बहुत विकसित नहीं थी, यानी कि ईसा के काल से भी 300 साढ़े 300 वर्ष पहले की घटना है। अरस्तु के अनुसार संचार की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक है लोगोस, जिसे हम लॉजिक कहते हैं, जो तर्क से संबंधित है। यह संचार की प्रक्रिया के उस तत्व पर लागू होता है जिसे हम संदेश कहते हैं, यानी कि लोगोस जो है वो संदेश की विशेषता है। तो इसलिए संदेश जितने अधिक तर्कयुक्त होंगे अरस्तु के अनुसार वो उतने ही अधिक प्रभावकारी होंगे। उनकी स्वीकार्यता उतनी ज्यादा होगी श्रोताओं में, उनकी विश्वसनीयता उतनी ही ज्यादा होगी। और यह जो तर्कयुक्त संदेश है यह पूरा विश्वास अर्जन भी कर पाते हैं, यानी कि ये पर्सुएशन के कार्य में सफल होते हैं। अच्छे तर्कयुक्त संदेशों में तथ्यों का इस्तेमाल होता है, जो ऐतिहासिक प्रमाण जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जो सर्वमान्य और सार्वभौमिक कारण हैं और जो अनुभवजन्य सत्य हैं जिन्हीं की सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, ऐसे तथ्यों का सत्यों का उसमें शामिल किया जाना। और जो आंकड़े जो क्योंकि हम मानते हैं कि जो गणित है वो शुद्ध लॉजिक है, तो जितना गणितीय रूप से सहज रूप से हम गणित का प्रयोग करके जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को साबित कर सकते हैं, चीज़ों को प्रमाणिक बना सकते हैं, वो उतना ही आपके संदेश में जो लोगोस का जो एलिमेंट है, जो तत्व है, वो उतना ही ज़्यादा होता है। इस चर्चा के निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि SMR, SMCR और अरस्तु के संचार मॉडल, संचार प्रारूप बहुत ही बुनियादी और प्रारंभिक पश्चिमी प्रारूप हैं संचार के, और संचार के किसी एक विशेष पहलू के बारे में ये वर्णन करते हैं, उसको बताते हैं।
यह समस्या संचार के उन मॉडल के साथ, उन प्रतिरूपों के साथ भी है जिन्हें हम आधुनिक कहते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि संचार की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल प्रक्रिया है। संचार की प्रक्रिया की जो प्रकृति है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी जटिल है। तो यह समस्या उसकी वजह से भी है। लेकिन अगर हम विशेष संदर्भों के साथ इन्हें देखें तो इनकी उपयोगिता आज भी है। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि ये जो बुनियादी मॉडल हैं इनकी जो भूमिका है वो बाद के जो जितने भी मॉडल आए हैं कम्युनिकेशन के, जिन्हें आज हम मॉडर्न मॉडल्स कहते हैं, उनके विकास में इनकी बहुत अहम भूमिका है। जैसे एसएमसीआर मॉडल के विकास में एसएमआर की है कि बाद में उसमें जो चैनल है वो जोड़ दिया गया। इसी प्रकार जो बाकी के जो मॉडल हैं जिसमें फीडबैक का जिक्र है, जिसमें इफेक्ट को एक एलिमेंट के तौर पे, एक संचार की प्रक्रिया के तत्व के तौर पे शामिल किया है, उसमें भी। तो ये जो बुनियादी मॉडल हैं, प्रारंभिक जो मॉडल हैं, इनका आज जिन मॉडल्स को हम एक्सेप्ट करते हैं एक अच्छे प्रारूप के तौर पे, उनके विकास में इनकी अहम भूमिका है। और अगर हम अरस्तू के मॉडल की बात करें तो आज से 2300 साल पहले जब हमें लगता है कि चीज़ें बहुत विकसित नहीं थी और उस समय भी अरस्तू ने इतना बेहतर मॉडल दिया है जिसकी अगर हम एक विशेष संदर्भ में बात करें तो आज भी उसकी उपयोगिता है और उसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनके बारे में पहले ही जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपके इस लेक्चर को लेके, इस वीडियो को लेके अगर आपके कोई सवाल हैं या सुझाव हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।